उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड सबसे मजे की बात यह है कि मोदी वर्सेस ऑल हो गया। एक तैयारी तो शुरू हो गई है और इंद्र का भी आसन डोलता था, जो वैसे कोई तैयारियां होती थी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंद्र का आसन डोलने का कोई सवाल ही नहीं है। डीना क्यों है आपको, जब ऑलरेडी आप एक जगह के सांसद हो, आपको उस जगह से डर क्यों है? भाई कितना आसान होता अगर मुझे एक गांव दिया गया कि देवजानी तुम्हें इस गांव का ख्याल रखना है, अगर तुम इस गांव का ख्याल करोगे, विकास करोगे, रौब दूंगा कमल को। फिर उन्होंने आज बयान एक बड़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने बहुत रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एक ऐसी तैयारी हो रही है जिसको लेकर ये कहा जा सकता है, कम से कम विपक्ष तो ऐसा कहेगा, कि जेपी के आंदोलन के बाद इतना बड़ा आंदोलन केंद्रीय सत्ता को हटाने के लिए नहीं हुआ है। 12 तारीख को, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, विपक्षी एकजुटता की तैयारी चल रही है। 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। भाजपा विरोधी पार्टियों और ताकतों को बिहार में इकट्ठा किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार ने पूर्व में ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि जब एकजुटता होगी विपक्षी, तो नरेंद्र मोदी को, भाजपा को केंद्र से हटाने में एकदम आसानी होगी। अब भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती ये विपक्षी एकजुटता और ये मंच दे सकता है, इस पर लगातार कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। विभिन्न लोगों से हमने बातचीत की। अब आज इस मुद्दे पर अपना पक्ष भाजपा के एकमात्र बिहार में सहयोगी पशुपति पारस की पार्टी और उनकी जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय, देवयानी मित्रा, हमारे साथ मौजूद हैं। आप एकमात्र सहयोगी हैं भाजपा के बिहार में कागज पर। जी। ऐसे तो बहुत लोग दावा कर रहे हैं, भाजपा भी कई लोगों को साथ लेने की कोशिश कर रही है। जी। ये बताइए कि ये जो विपक्षी एकजुटता की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की है, इससे कितना टेंशन आप लोगों को हो रहा है? देखिए, ऑनेस्टली बताए, टेंशन नहीं हो रहा है, और हो भी इसलिए रहा है क्योंकि भाई ये जो राउंड टेबल बैठक होगा या फिर जो भी उन्होंने XYZ नाम दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि सब एक साथ बैठे जरूर है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर पीठ दिखा के कि हाँ ठीक है, पीछे से ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन कौन कितनी बात किसका सुनेगा और फाइनल किन की बातों को अंडरलाइन किया जाएगा, माना जाएगा, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड सबसे मजे की बात यह है कि मोदी वर्सेस ऑल हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इतने ज्यादा ये लोग डरे हुए हैं कि एक इंसान आप सब पे इतना भारी पड़ गया। 9 साल की उपलब्धि गिनाने के बाद मुझे लग रहा है कि अचानक से इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन का जो भी XYZ कार्यक्रम, सारे लोगों को बिहार बुलाना, चलिए कम से कम इसी बहाने बाकी राज्यों के CM आके बिहार का हालत तो देखेंगे। ये सेकंड पॉइंट है। एंड अब आने के बाद कौन कितना किसकी सुनेगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे जितने भी आपके स्टेट लेवल के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सब चाहते कि वो अपने अपने जगह में लड़े। कांग्रेस आए लेकिन आए ना, मैंने हाथ को लगा, मैंने खाओ लेकिन हाथ को लगा पर मुंह ना आया, उस टाइप से दे आर डूइंग इट। बट देखने वाली बात ये कि वो लोग करना क्या चाहते हैं, और मोदी वर्सेस हुम तो नहीं होगा, हु होना चाहिए। आप तो लगातार ये बात कह रहे हैं जी, भाजपा भी कह रही है कि विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं, होगा नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस मंच पर आने की रजामंदी लगभग सभी ने दे दी है। ममता बनर्जी आ रही हैं, उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, साउथ के कई बड़े दल आ रहे हैं। एक तैयारी तो शुरू हो गई है और इंद्र का भी आसन डोलता था, जो वैसे कोई तैयारियां होती थी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंद्र का आसन डोलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप बंगाल की CM की बात करेंगे तो भाई आप अगर बंगाल जाके देखेंगे, अभी तो मैं 15-20 दिन, क्योंकि वो मेरा होम टाउन है, मैं होके आई, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो इंडिया का एक पार्ट बन चुका है। वो लगेगा कि दैट यू आर लिविंग इन अ मिनी पाकिस्तान। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। वहाँ पे खुल के आप भाई हनुमान चालीसा बोल भी नहीं सकते हो, गा भी नहीं सकते हो, बात भी नहीं कर सकते हो। तो भाई ऐसा, और एक ऐसा जगह है वहां पे कि वहां पे मैक्सिमम बांग्लादेशी को जो लाके आपने वहां पे स्थानांतरण किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर से इतना दूर जा रहे हो, वो आपके बंगाल में जाने से पता चलता है। और बाकी जितने भी विपक्षी दल है, उनका अपना पर्सनल क्या एजेंडा है, सिर्फ मोदी उनका है या फिर मतलब एक ही उनका वही लक्ष्य है कि उनका अपना पर्सनल कुछ एजेंडा है कि चलो इसी बहाने मुझे भी PM की दावेदारी मिलेगी, क्योंकि कोई ये नहीं बता रहा है कि PM की दावेदार नीतीश कुमार जी है। जी जी, मतलब तो एक आम राय अभी नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मैं PM का दावेदार फिलहाल नहीं हूं और आगे चल के परिस्थितियां सामने स्पष्ट होंगी। एक बात आपने कही कि मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, आपका होम टाउन है, तो निश्चित तौर पर आप जो बात कह रही हैं आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। बिहार में यदि एक बार जो ये तैयारियां शुरू हो रही हैं, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली
हटाने में सफल हुए थे नीतीश कुमार, तो बिहार और देश पर क्या असर पड़ सकता है? ऑनेस्टली बताए, जब मैं आज से 14 साल 15 साल पहले मैं बिहार आई थी, और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एक डर का माहौल है, इवन अभी भी जब बाहर जाते हैं तो लोगों को लगता है भाई यहाँ पे रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, एक बहुत अंडर स्टेट के हिसाब से बिहार को देखा जाता है। कोई भी बड़े आपके इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे कुछ होता नहीं है। अरे भाई आप ढंग से यहाँ पे स्टेट लेवल का कुछ काम नहीं कर पाते तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तो दूर की बात। तो मुझे लगता है कि भारत के मानचित्र में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बोली, या फिर एक पर्सनल अगर मैं राय दूं, तो बिहार को जितना ग्रो करना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हुआ है। एंड रीजन हम सब जानते हैं, क्योंकि जातिवाद, कास्टिज्म को लेकर यहाँ पे इतना ज्यादा इसको लाउड माउथ किया जाता है कि लोग अपने बारे में कम बोलते हैं और जाति के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, और अगर बाय चांस ऐसा कुछ गलती से भी ये हो गया तो बहुत बड़ा सेटबैक, बिहार और 30 साल 40 साल पीछे चला जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे और आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, या फिर हमारे और भी जो भी लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि बिहार के बाद कहां जाना है। आनंद मोहन ने एक बयान दिया है, उन्होंने लगातार वो भाजपा पर हमलावर हैं, उन्होंने कहा मैं हाथी हूँ, रौंद दूंगा कमल को। फिर उन्होंने आज बयान एक बड़ा दे दिया है, उन्होंने कहा है कि भाजपा ने बहुत रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, उनके ऊपर उनकी रिहाई पर आरोप लगाकर भाजपा ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात, मैंने ये कौन सी समाज की बात करें, अगेन ही इज ट्राइंग टू प्ले दैट कास्टिज्म। वो ये दिखा रहे हैं कि भाई वो राजपूत है तो राजपूत वोटर उनके पास है, तो क्या बिहार के बाकी राज्य के लोग उनके साथ नहीं है? मतलब आप यहाँ पे फिर से वही एक ड्रॉ लाइन का कि मतलब एक इतने बड़े, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, वॉट एवर XYZ आप मानते हैं उनको, भाई आप जेल तो आप कोई फ्रीडम फाइटर के हिसाब से तो आप गए नहीं थे, आप कन्विक्टेड हुए थे, आप गए, आपकी वजह से रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ। ये अलग बात है कि आनंद मोहन जी को कुछ ज्यादा ही वैल्यू मीडिया ने या फिर बाकी लोगों ने दे दिया, लेकिन उनके साथ भी और भी लोगों की रिहाई हुई। और कभी भी बीजेपी बोलिए, एनडीए बोलिए, कभी भी ये नहीं बताया कि भाई उनको निकाल के गलती क्या। ये हमेशा से बोला गया है कि भाई आनंद मोहन ही क्यों, अगर ऐसा है तो बाकी लोग जो निकले उनका नाम को इतना वॉल्यूमाइज क्यों नहीं किया गया। और आनंद मोहन जी की सजा कंप्लीट होने से पहले, जस्ट बिकॉज इलेक्शन से पहले उनको निकाला गया था, और अभी देखिए वो इतना चढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स जो भी बोला गया वो आपका सही था कि भाई उनको इलेक्शन की तैयारी करने के लिए बाहर निकाला गया है। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर कभी हेगड़े से मुलाकात करते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई, कांग्रेस साथ है, ये उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन बिहार में एक कार्यक्रम होता है पिछड़े समाज का, उसमें तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों को मौजूद रहना था। कन्हैया कुमार तो मौजूद थे, तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। देखिए, कहीं ना कहीं जो भी बोली, एंड ऑफ द डे एजुकेशन मैटर करता है, और हम सब जानते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम किन के छत्र छाया में पले हैं, बड़े हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने रूट्स को तो भूल नहीं सकते। उनके पिताजी, उनके माताजी के एक जो अलग जो एक परिवारवाद की वजह से आज वो पॉलिटिक्स में है। तो भाई अगर आप उनके परिवार का भी नाम हटा दीजिए और अचानक से एक नॉर्मल फैमिली से अगर वो आते होते, तो मुझे लगता है वो जगह को डिजर्व नहीं करते। और कन्हैया कुमार कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे उनसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे, एटलीस्ट काउंटर जब वो देना होगा तो कन्हैया कुमार जी उनके ऊपर ही देंगे, तो वो एक डर उनका है। डू यू फील कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है? डेफिनेटली भाई, आप मैंने ये तो खैर मैंने सबको पता है, फिर भी मैं बोल देती हूँ, 9th क्लास और एक कॉलेज गोइंग, अगर मान लीजिए फेलियर भी होता है, हाँ जेडीयू में, आपका क्या कहते हैं, जेएनयू में पढ़े, तो कहीं ना कहीं नॉलेज बोलिए, चीजों को रखने का तरीका बोलिए, मच बेटर वे होगा, और वो लॉजिकली बात भी ज्यादा करेंगे। तो ये डर की वजह से नहीं आए, लेकिन एक डिप्टी सीएम को ये शोभा नहीं देता है। हालांकि आजकल वो और उनके दोनों भाई, एक तो बिहार के लाल और एक आपके बवाल, हम सब जानते हैं, तो वो लोग क्या उधम मचा रहे हैं हम सब जानते हैं। एक छोटा मंच पे तेजस्वी यादव का नहीं पहुंचना, फिर इतने बड़े मंच पे एक्सपेक्ट करना कि सारे दल आ जाएं, कितना सही लगता है? देखिए, ऑनेस्टली बताइए, कहीं ना कहीं जैसे भी पहले भी मैंने कहा था कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है कि भाई एज अ यूथ लीडर आप मुझे प्रेजेंट करो, डिप्टी सीएम को प्रेजेंट करो, ताकि आप जाके दिल्ली पे राज कर पाओ। और हमारे ऑनरेबल डिप्टी क्या कहते हैं, हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब भी इतने शातिर हैं कि जब तक उनको वो कुर्सी नहीं मिलेगी वो यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। तो अभी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जबकि एट दिस एज उनको आराम से, शांति से एक सही डिसीजन लेना चाहिए था राज्य के लिए। अभी वो गलत हाथों में वो अपने आप को डाल चुके हैं। तो ये एज अ यूथ लीडर तेजस्वी को आगे करने के लिए ये सारा खेला रचाया जा रहा है, ना कि अपने पीएमशिप के लिए। तो ये उनके लिए डर है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि एलजेपीआर के जो हमारे सो कॉल्ड युवराज हैं, जो सब बोलते हैं, चिराग जी कहाँ जाएंगे? सवाल यही था जी।
एक तरफ सांकेतिक तौर पर ही तैयारी नीतीश कुमार की दिख तो रही है, लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। आपका कुनबा दो ही पार्टियों का रह जाएगा क्या? आप डोरे डाल रहे हैं लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर भी, चिराग पासवान पर भी, आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपके जो एनडीए के लोग हैं, और फिर मुकेश सहनी पर भी, लेकिन आपका कुनबा बढ़ नहीं रहा है, कोई सट नहीं रहा है, अनटचेबल हो गए। देखिए मैं आपको सीधा बताऊं, हम लोग तो वन एंड ओनली अलायंस है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के लिए। अभी जितने लोगों को लिया जा रहा है सबका अपना अपना एक इक्वेशन है। तो आपको लगता है ना कि मतलब आपके कुनबे को बढ़ाना होगा ना, हाँ, वोट बैंक बढ़ाना होगा, उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, मुकेश सहनी आएंगे, चिराग आएंगे, तो बड़ा आप देखिए आरसीपी सिंह जी ऑलरेडी हैं, आ ही गए। उपेंद्र जी का ऑलमोस्ट हमको पता है कि ही इज आल्सो कमिंग। मुकेश सहनी जी भी सुन रहे कि वहां रहे। अब चिराग जी के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में इतना आपको माने सेल्फ प्रोक्लेम लीडर है वो, और वो क्लियर नहीं करे कि वो कहाँ जाएंगे। तो मुझे तो ये शक है कि भाई वो सातों दलों में आठों दल वो ना हो, एलजेपीआर एंड ऑफ द डे कहीं जाके उस जो महासम्मेलन में कहीं वो जाके वहां पे कुर्सी लगा के बैठ ना जाए, जैसे कि वो इफ्तार पार्टी के अगेंस्ट में इतना बोलने के बाद भी आप ये दावा कर रहे हैं कि 12 तारीख को नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता की तैयारी कर रहे हैं उसमें चिराग पासवान चल रहे हैं। आई हैव अ डाउट, क्योंकि उनका वो बोलते ही कुछ और है, क्योंकि वो एक तरफ इफ्तार पार्टी ऑनरेबल सीएम साहब का खारिज करते हैं, लेकिन डेप्यूटी सीएम के वहां पे वो पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एंगल वो हमेशा क्रिएट करते हैं। और जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने कहा भी था कि चिराग पासवान अभी हुलुक हुलुक कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, उनको कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से। उनको मतलब है कि भैया मुझे 1-2 सीट मिल जाए, उनको बस चाहिए कि मुझे लड़ने का एक जगह मिल जाए जहां से वो लड़े और वो जीते और वो ऐसा कुछ करे, लेकिन कहां से ये क्लियर नहीं है। तो जब आप क्लियर नहीं कर रहे हो तो उनका रुझान फिलहाल जो है वो महागठबंधन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि अगर उनका रुझान बीजेपी की तरफ होता तो वो पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में जाते, वो जानबूझ के नहीं गए। नहीं, आप इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी में भी रही हैं, जी। और दावे के साथ आप कह रही हैं कि चिराग पासवान विपक्षी एकजुटता के मंच पर मौजूद रहेंगे। आपके नेता भी कह चुके हैं ये बात, आप बार बार ये बात कहती हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे, क्यों ऐसा? देखिए ऑनेस्टली बताए, पहले भी बहुत बार जब हम उस पार्टी में भी थे, रास्ता क्लियर नहीं करना चाहती कि चिराग को भेज दो उस तरफ, फिर हम अकेले रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं भाई, वो खुद ही वहीं पे जाएंगे, क्योंकि उनको अपना सत्ते का डर है। उनको ये पता है कि इस इलेक्शन में अगर वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो उनको 5 साल 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है उन लोगों का जो उनको पीछे से उनके लिए गाड़ी, उनके लिए फूल, उनके लिए माला, उनके लिए पैसों का बंदोबस्त का, तो उनका भी प्रेशर है कि भैया आपको तो लड़ना पड़ेगा, चाहे आप महागठबंधन से लड़ो एनडीए से, और एनडीए में तो किसी शर्त पे वो वापस आएंगे नहीं। और अगर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो हमेशा शर्तों की राजनीति खेलते हैं। भाई आप निगोशिएशन अपने लिए करो, आप पूरी पार्टी के लिए नहीं करो, आप पूरे राज्य के लिए नहीं करो। अगर वो अच्छे निगोशिएटर से पहले उनको जमुई से लड़ना चाहिए, जहां पे आपको है भाई आप वहां जाओ, वहां जमुई वाली बात पे एक सवाल है मेरा जी। पहले तो चिराग पासवान ने कभी इतनी मुखरता से नहीं बात रखी, लेकिन अब वो खुलकर कह रहे हैं कि जमुई तो मेरा है ही, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहा हूं, हाँ, तो और इसलिए लड़ूंगा क्योंकि आई हैव टू जस्टिफाई माय फादर्स लेगेसी। वहाँ उनके पिताजी का जो एक पुराना रहा है राजनीतिक उत्तराधिकारी, उसके वो बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, उनको उस वक्त इतनी समझ थी, उनको पता था कि भाई उनके पुत्र जो है वो रेडी नहीं है, इसीलिए उन्होंने हाजीपुर अपने भाई पशुपति कुमार पारस हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के हवाले किया। और आप देख रहे लगातार काम हो रहा है, 75,000 नियुक्ति पत्र बांटने से लेकर, रोज कार्ड से लेकर, निफ्टी के ओपनिंग तक आज भी आ रहे, कल भी आ रहे, लगातार वो हफ्ते में 7 दिन मैंने 7 के 6 दिन वो बिहार में रह रहे। दूसरी बात, अगर मैं चिराग जी की बात करूं, जस्ट बिकॉज यू आर अ सन ऑफ स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बोल के आपको वो लेवरेज नहीं मिलेगा। 2 मिनट के लिए आप उनका पिताजी का नाम हटा लीजिए, 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि वो उस घर में पैदा हुए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? भाई आपकी अपनी भी तो कोई क्रेडिबिलिटी होगी ना। उनकी क्रेडिबिलिटी मुझे जो लगता है एज अ फ्लॉप एक्टर बहुत है। और अभी जब मैं कैलकाटा से पटना, जब मैं बाय रोड आ रही थी, बहुत सारे गाँव मैंने क्रॉस किया, हर जगह शादियां उस दिन बहुत थी 29 तारीख को, और मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, हर एक डीजे में उनके गाने जरूर पॉपुलर थे। तो मेरे हिसाब से वो बारातियों में बड़े पॉपुलर अभिनेता है, लेकिन एज अ लीडर वो कितने पॉपुलर है ये अभी भी सवाल है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई। जैसे हम लोग डंके की चोट पे नरेंद्र मोदी जी की पीएम की उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब की उपलब्धियां, व्हाट इज योर ये सौजन्य से आपने जमुई में क्या काम किया, आपने हाजीपुर में क्यों भाई लोग आपको वोट दे, जस्ट बिकॉज यू आर अ फ्लॉप एक्टर? अगर ऐसा बात होता, हाजीपुर सीट उनके पिता की सीट रही है, तो कायदे से तो अच्छा रहेगा ना कि चिराग पासवान उस सीट से चुनाव लड़े। अगर पशुपति पारस जी इतना ही मानते हैं रामविलास पासवान जी को, तो वो सीट चिराग को क्यों नहीं दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात,
देना क्यों है आपको, जब ऑलरेडी आप एक जगह के सांसद हो, आपको उस जगह से डर क्यों है? भाई कितना आसान होता अगर मुझे एक गांव दिया गया कि देवजानी तुम्हें इस गांव का ख्याल रखना है, अगर तुम इस गांव का ख्याल करोगे, विकास करोगे तो आगे हम तुम्हारे साथ देंगे। इट वाज वेरी इजी, बट वो बहुत अच्छा से जानते कि वो जमुई हारने वाले हैं और वो डर के मारे अभी वो दूसरा एक अपने लिए एक रास्ता ढूंढ ली कि हाजीपुर। और मैं आपको ये भी अगर वो हाजीपुर से लड़ेंगे भी, निर्दलीय लड़ें या फिर महागठबंधन के तरफ से लड़े, जैसे कि अभी आसार नजर आ रहे हैं, तो भी वो हारेंगे क्योंकि वो वोट कटुआ पार्टी के हिसाब से हमेशा साबित है और उनके वजह से ही जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी, हम सबको पता है। तो कहीं से भी बिहार को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, वो अपना ही नुकसान करेंगे। नीतीश कुमार के रहते हुए महागठबंधन में इनकी एंट्री हो जाएगी। देखिए, अगर वो उस दिन किसी को मीडिया में जाके बार बार सीएम साहब के अगेंस्ट बोलते रहते और इफ्तार पार्टी में जाके बड़े बुजुर्गों का पैर छू लेते जस्ट बिकॉज वो सीनियर है, तो चिराग पासवान जी कुछ भी कर सकते अपने कुर्सी के लिए, जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते। आजकल उनका भी हालचाल जो है उसी उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। यस, नेक्स्ट नीतीश, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और उनको कहीं ना कहीं किसी ने, उनके सो कॉल्ड कोई मेंटोर होगा या फिर कुछ ऐसे झुंड के लोग होंगे जो उनको बताए कि भैया आप तो आपको कुछ करना, सलाहकार सो कॉल्ड उनके जो नवरत्न है, भैया अभी अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी कीजिए, इलेक्शन लड़िए, चाहे आप इधर से लड़िए, चाहे, क्योंकि एनडीए में शर्तों में तो आप आ नहीं पाओगे। एक शर्त आपका है, आप जमुई लड़ो, लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, लेकिन आपने काम ही नहीं किया तो क्या बताइए। बहुत बेबाकी से देवयानी मित्रा ने सारी बातों को आपके सामने रखा और एक बहुत बड़ा दावा इन्होंने कर दिया है। अब इस दावे की वजह से बिहार की राजनीति में चर्चा तो शुरू हो जाएगी। अब तक ये बार बार ये कह रहे थे कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि 12 तारीख को नीतीश कुमार की रैली में चिराग पासवान की भी कुर्सी होगी। इसकी वजह से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवाल तो हो सकता है। क्या चिराग पासवान उस मंच पर मौजूद रहेंगे, ये 12 तारीख को समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।